तो देखिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ओजोन परत को लेकर रहेगी, जो कि मैंने पीछे भी लास्ट लेक्चर में बताया। इसकी रिवीजन क्लास है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना एग्ज़ाम में, वो सारे इसी क्लास के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और ये भी मेरा दावा है कि अगर इस क्लास को सही तरीके से सुन लिया तो फिर किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से बाहर शायद ही कोई प्रश्न आए। ठीक है, तो ओजोन परत जैसा कि मैंने लास्ट में बताया, तो पहले तो याद रखना है कि ओजोन क्या है। तो पहले इसके बेसिक चीज़ों से जानकारी करें कि क्या है ओजोन। ओजोन एक गैस होती है, पहले तो ये याद रखना है, गैस। और कभी चूँकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो हमेशा याद रखेंगे ये हल्के नीले कलर की होती है। ये भी कभी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि भाई ये किस कलर की होती है, तो याद रखेंगे ये हल्के नीले कलर की होती है। ठीक है, अगर मैं इसके बेसिक की बात करें तो जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया, तो याद रखेंगे O3 इसका जो है सूत्र होता है, और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि O3। विशेष रूप से याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, ओजोन जो है अगर मैं वायुमंडल की बात करूं, देखिए चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर भी है एक अपना, तो चूंकि ये विषैली गैस है, यानी कि अत्यंत विषैली गैस है, और अगर एटमॉस्फेयर की बात करा जाए यानी कि वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो बेहद कम पाई जाती है। याद रखना, कई बार पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे 0.06 ppm वायुमंडल में इसकी मात्रा पाई जाती है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। समझ रहे हैं। अब चूंकि अत्यंत विषैली भी है तो इसलिए नुकसान वाली है, तो वायुमंडल में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करता हूं तो याद रखना है 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है ना। या तो आप समताप मंडल याद रखिए या फिर स्ट्रेटोस्फीयर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि या तो समताप मंडल आएगा या फिर अंग्रेजी का शब्द आ सकता है स्ट्रेटोस्फीयर। कई बार पूछा जाता है सीधा परीक्षा में कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इसके अलावा ये जो ओजोन गैस है, ये गैस की लेयर होती है वहाँ पे, कहाँ, ऊपर समताप मंडल में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ध्यान से सुनना एक एक कंसेप्ट को। इसका मुख्य कार्य है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना, पृथ्वी पर आने से रोकना। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जिनको हम यूवी किरणें भी कहते हैं, इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रे, है ना। अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जाएगा। तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि भाई पराबैंगनी किरणों का मुख्य कार्य क्या है, हाँ, इसका ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है, तो पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आने से रोकना या उनको एब्जॉर्ब करना। तो याद रखना, कई बार पूछा जाएगा कि कितने % एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को, तो याद रखेंगे 90 से 95 समथिंग। ठीक है, तो 90 तो आप याद रखें ही रखें। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये कुछ ही % में नीचे आ पाती है। समझ रहे हैं, बहुत ना के बराबर। आप देखेंगे 90% को तो ओजोन परत जो है खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम में ये भी पूछा कभी जा सकता है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कितने % एब्जॉर्ब कर लेती है, तो याद रखेंगे 90 से 95% पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि अगर वो पूरी की पूरी आ जाती हैं, अगर ओजोन परत नहीं होती, तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि याद रखेंगे मनुष्य में मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाएंगी आँखों की। बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ एक एक पॉइंट को। मनुष्य में मोतियाबिंद जैसी बीमारी देखने को मिल जाएंगी अगर ज़्यादा मात्रा में क्या आएगी, नीचे आएगी। कौन, अल्ट्रावायलेट रे। अगर अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा मात्रा में नीचे आएगी तो क्या, किस प्रकार की बीमारी होंगी। आप 2-3 बीमारियों को याद रखिए जो परीक्षा में पूछी जाएगी। एक तो स्किन कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वचा कैंसर। दूसरा मोतियाबिंद, आँखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारी।
और तीसरा पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे की भोजन बनाने की क्रिया जो है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, या फिर इंग्लिश में हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो क्या है कि उसको प्रभावित करती है ये, तो पौधे को भी प्रभावित करती है अल्ट्रावायलेट रे यदि पृथ्वी पर आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, मनुष्य को भी प्रभावित करती है, स्किन कैंसर होगा, मोतियाबिंद जैसी बीमारी होंगी। ठीक है, तो ये भी विशेष रूप से याद रखना, कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चूंकि हम यूवी की बात कर रहे हैं, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे की, तो सीधा सा याद रखना, कई बार ये भी सवाल बन सकता है, चूंकि मैं इसे साइंस से रिलेट कर रहा हूँ टॉपिक को, बन सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे। यूवी किरणों की खोज किसने की थी, ये कभी पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरीके से याद रखना। 1801 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रिटर ने की थी, ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये कभी पूछा जा सकता किसी भी एग्जाम में, चूंकि हम यूवी की बात कर रहे हैं कि यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो याद रखना जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रिटर के द्वारा की गई थी 1801 में, ये भी हम याद रखेंगे, यानी कि 19वीं शताब्दी। समझ रहे हैं। अब चूंकि यूवी की हम बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए। बहुत ही शानदार पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, शायद ही आज से पहले आपने सुना हो तो याद रखें। अल्ट्रावायलेट रे कितने प्रकार की होती हैं, यदि ये सवाल बन जाए कई बार एग्जाम में, बहुत शानदार सा सवाल होगा, तो याद रखना अल्ट्रावायलेट रे स्वयं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यूवी अल्ट्रावायलेट रे ए, फिर यूवी बी और यूवी सी। समझ रहे हैं। अब चूंकि जब ये बात मालूम होगी स्टूडेंट, तभी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाओगे, जब एग्जाम में ये पूछा जाएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सी अल्ट्रावायलेट रे का प्रकार नहीं है, तब आपको तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, और इसमें यूवी सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी सवाल बन सकता है कि कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, यूवीसी यानी कि अल्ट्रावायलेट सी, जो कि त्वचा कैंसर यही करती हैं। अल्ट्रावायलेट सी ये स्किन की दूसरी परत में भी घुस जाती हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। स्किन की 2 लेयर होती है ना हमारी, एक ऊपर होती है, ये तो पहली है, इसके बाद एक दूसरी भी लेयर होती है अंदर, तो स्किन की दूसरी लेयर में भी अगर कोई प्रवेश करती है अल्ट्रावायलेट रे तो वो होती है यूवीसी। याद रखना, ये आपको याद रखना ही रखना है कि ओजोन परत की इसकी जो अल्ट्रावायलेट रे की खोज 1801 में विल्हेम रिटर ने की थी, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। कई बार पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अरे क्लियर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वही तथ्य जो कई बार जॉइंट करके पूछ लिया जाएगा कि विकसित देशों में या फिर विकासशील देशों में किस में ओजोन परत का जो क्षरण है यानी कि नुकसान है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो पहले तो हमें यही बात मालूम होनी चाहिए कि विकसित देश कौन होते हैं और विकासशील कौन से होते हैं। तो इसको एक लाइन में और बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, क्योंकि आपसे कोई मालूम भी कर सकता है कि विकसित देश कौन से होते हैं और विकासशील कौन से होते हैं। विकसित देश वह देश होते हैं जहां पर उद्योगों की संख्या ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत कृषि के, यानी कि उद्योग ज़्यादा होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, विकसित देश यानी कि एक लाइन में आप कैसे समझ सकते हैं विकसित और विकासशील देश में अंतर। ऐसे देश जहां पर उद्योगों कृषि की तुलना में, ऐसा कह दो, ऐसे देश जहां पर कृषि की तुलना में उद्योग अधिक होते हैं वह विकसित देश होते हैं। ऐसे देश जहां उद्योगों की तुलना में कृषि पर ज़्यादा जोर होता है वो विकासशील देश होते हैं, जैसे कि भारत। विकासशील देश भारत, चाइना। विकसित देशों में अगर बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। समझ रहे हैं। तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए। अब सीधी सी बात ये है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को समझना है पूरा। समझ रहे हैं। जो विकसित देश होगा उसमें ज़्यादा उद्योग होंगे,
और ज़्यादा उद्योग होंगे तो वहाँ इस प्रकार की गैसें ज़्यादा उत्सर्जित होंगी, और ज़्यादा उत्सर्जित होंगी तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से देशों में देखने को मिलेगा? विकसित देशों में, ना कि विकासशील देशों में। आया कुछ समझ में? ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ जो याद रखना ही रखना है। ओजोन परत जो है चूँकि हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही लाभदायक है, ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, क्योंकि बिना इसके बहुत ज़्यादा बीमारियों का खतरा आगे बढ़ जाता है और गर्मी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है ओजोन परत को CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना, पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है हेलोन्स, जो कि कभी भी पूछा जा सकता, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, ठीक है, जो एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो CFC को ही देगा। तो याद रखना, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? हेलोन्स। हेलोन्स के बाद अगर कोई नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को तो याद रखना है CCl4, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी पहुंचा रही है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद हेलोन्स और उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि अगर आपसे थोड़ा और डीपली चला जाए सवाल तो ध्यान से सुनना। अभी तक तो आपको ये मालूम है CFC ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है, और CFC का पूरा नाम क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी कई लेक्चर में बता रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जिसमें क्लोरो लगा होता है यानी कि उसमें क्लोरीन होता है, ये बात समझ लेनी है अपने आप, क्लोरीन। और क्लोरीन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है किसको? ओजोन परत को। ऐसा मान के चल सकते हो कि क्लोरीन का एक परमाणु 10,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है, ये अच्छी तरीके से याद रखना। इसीलिए ऐसा वायु प्रदूषक, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा वायु प्रदूषक जिसमें क्लोरीन होता है, सही है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा किसको? ओजोन परत को। क्लोरीन का एक परमाणु 10,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है, ये अच्छी तरीके से याद रखना, समझ रहे हैं? तो ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि चूँकि एक लेयर है, गैस की लेयर है, 90% भाग तो इसका समताप मंडल में पाया जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, और 10% भाग इसका क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है, ये भी हमें याद रखना, ठीक है। अब चूंकि ये एक निश्चित मोटाई होती है इसकी, तो कई बार परीक्षा में बढ़िया सा सवाल बनता है कि ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपको याद रखना डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। साथ के साथ ये भी याद रखना है कि डॉप्सन कौन थे? तो डॉप्सन ब्रिटेन के एक मौसम विज्ञानी थे जिन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था, इसीलिए इसका नाम डॉप्सन भी है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब चूंकि ओजोन परत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पीछे देखें, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है इतना, क्योंकि सुधार चल रहे हैं हर एक देशों में। तो एक समझौता हुआ, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर एक पढ़ाया था जिसका नाम था ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, उसके लिए भी, उसे रोकने के लिए भी देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक इसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, और वो संधि हमें याद रखनी है स्टूडेंट, जिसका नाम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और इससे पहले अगर कोई एग्ज़ाम दे रखे हों तो ये शायद आपको देखने को मिल भी गया हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित था। तो सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को जान लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, पहले तो ये याद रखना सबसे पहले, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही संधि थी जो हम लास्ट क्योटो प्रोटोकॉल पढ़े थे, ठीक है। बशर्ते अंतर इतना है कि वो 1997 में हुई थी, ये 1987 में हुई थी। मेरा कहने का अर्थ ये है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, 16 सितंबर 1987 को हुई।
डेट याद रखनी है, बहुत बेहतर डेट है 16 सितंबर 1987 को। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, भारत की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ से ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो जो मैं बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। उसका कारण ये है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी ओजोन परत को बचाने के लिए। इसी कारण प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या है, आपसे कोई ये जानकारी ले ले कि भाई 16 सितंबर को ही क्यों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, आगे पीछे क्यों नहीं मनाया जाता। तो क्योंकि 16 सितंबर 1987 को 1987 में ओजोन ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, कनाडा में हुई, याद रखना कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो संधि हुई ये क्यों हुई थी कि ऐसे वायु प्रदूषक जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, यानी कि ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए या किस तरीके की ऐसी चीज़ें रखी जाएं जो वो कम हो जाए। तो इसलिए हुआ था ये कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसी कारण 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं कि ये कब लागू हुआ, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बनता ही है, तो याद रखेंगे इसके जस्ट 2 वर्ष, 1 वर्ष छिप के ये लागू हो गया था, यानी कि 1989 में 1989 में ये प्रभावी हो गया था लागू। ये प्रश्न अलग पूछा जाएगा, याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ, ये अपने आप में प्रॉपर अलग क्वेश्चन होगा। तो याद रखना 1989 यानी कि 1989। कैसे याद रखोगे, इसे याद रखने का है कुछ तरीका? हाँ है, बहुत ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन और इसके साथ याद कराते हैं। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू थी, उर्दू है अभी, है ना, और उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा 1989 में ही बनी थी, ये भी याद रखना। यानी कि 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनी थी उर्दू, ये भी याद होना चाहिए। तो 1989 में ही ये लागू हुआ, ये अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है। और तीसरा स्टेप यहाँ से जो शानदार है वो ये है कि भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए, वही वाला सवाल। तो 1992 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी कि 1992 में। अगर इतना कंसेप्ट आपके याद है तो मैं बता रहा हूँ ओजोन परत से कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकते। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को हुआ। कब प्रभावी हुआ, यानी कि कब लागू हुआ? 1989 में ये लागू हुआ। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? 1992 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। क्यों हुआ था? ऐसे वायु प्रदूषक तत्व जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, उनको कम करने के लिए विभिन्न देशों में जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी, समझ रहे हैं। और ये हद तक काफ़ी प्रभाव, यानी कि इसका जो लाभ भी देखने को मिला है वर्तमान में, ठीक है। चूँकि इस संधि के अंतर्गत क्या था, प्रत्येक देश को कुछ निश्चित गाइडलाइंस दी गई जिसके अंतर्गत उनको उद्योग चलाने होते हैं, ठीक है। जिससे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, हेलोन्स हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुए, इस तरीके के वायु प्रदूषक कम से कम उत्सर्जित हों ताकि ओजोन परत को कम से कम यानी कि कम से कम हानि पहुँचे, ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाएगा। क्लियर है भाई? अरे क्लियर। तो इतनी हमें चीज़ें इससे याद रखनी है, कई बार पूछा जा सकता है, इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। ये टॉपिक था हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर का क्षरण, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।